राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो देखो, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं बजट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट जो है वो 12 मार्च को पेश हो चुका है। 2021 के बजट की हम बात कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अनटच नहीं होंगे इस बजट से। तो मैंने इस वीडियो में क्या खास लिया है? मैंने इस वीडियो में वो खास लिया है कि हमें बजट पढ़ना नहीं है, हमें वो आंकड़े लर्न करने हैं जो आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, ग्राम सचिव या स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यानी कि हमें एग्जाम में आने वाले आंकड़े पढ़ने नहीं है, याद करने हैं। तो याद करने पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब करते हुए। तो सबसे पहले भाई हरियाणा बजट हम पढ़ रहे हैं। और देखो, आप सभी को पता होगा हरियाणा की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई कोई मुख्यमंत्री जो है वो वित्त मंत्री भी है कि नहीं भाई? नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था। अक्सर जो मुख्यमंत्री है उनके पास गृह विभाग होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ना भाई? तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वही वित्त मंत्री हैं। उन्होंने बजट पेश किया है। किससे टाइप से बजट पेश किया है, किस तारीख को बजट पेश किया गया है? और सीएम मनोहर खट्टर का ये सेकंड टाइम का बजट है। पिछली बार भी टाइप से किया था, इस बार भी टाइप से ही किया है, पेपरलेस जिसे हम कहेंगे। तो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इसी प्रकार आगे मैं आपको स्लाइड्स करवाऊंगी जिसको आपने याद करना है। ये आंकड़े कम से कम आपको याद होने चाहिए। बहुत बड़ा पेज लिखा हुआ है, बजट के 2-3 पेज न्यूज़पेपर में भरे हुए हैं। 2.5 घंटे लगभग मनोहर लाल खट्टर जी ने बात की है, बताया है बजट के बारे में। तो उस सब का यूं समझ लो नींबू निचोड़ आपको मिल रहा है। ये तो लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक भाई। तो 12 मार्च 2021 को बजट पेश हुआ, 12 बजे दोपहर, शुक्रवार को। ठीक भाई। कितने करोड़ का बजट है? 155,645। ऐसे आप आंकड़ा याद कर लो। क्या भाई? 155,645.45 करोड़। और ये 0.45 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। 155,645 13% ज्यादा है भाई पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट। और कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे ये एक साहसिक कदम उठाया है हरियाणा सरकार ने कि बजट को बढ़ाया है। ठीक भाई। पेपरलेस टैब के माध्यम से सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया है। आप इसके साथ इस जानकारी को और ध्यान रखिए। नोट, पहला जो बजट है, फर्स्ट जो बजट है वो सन 1967 में जो हरियाणा का था, स्वर्गीय ओम प्रभा जैन ने पेश किया था, जो कि 4 बार कैथल से विधायक रह चुकी हैं। ठीक भाई। तो पहला बजट महिला ने पेश किया था, ओम प्रभा जैन, स्वर्गीय ओम प्रभा जैन ने। अब जो ये बजट है, यानी कि जैसा आप समझते, जैसे कि भाई ये मेरा घर का खर्चा है 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए जो है मुझे वो अपना घर का जो है बजट रखना है। तो इस 100 रुपए में से हरियाणा सरकार ने कैसे आवंटित किया है? कहा गया भाई 100 रुपए में से जो 25% है, यानी कि 25 रुपए मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जिससे मुझे बाद में इनकम होगी। और जो बाकी 75% है वो क्या होगा? ऐसे खर्च जिनसे कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। जैसे कि अगर हमने प्रॉपर्टी ले ली या हमने गोल्ड ले लिया कुछ पैसों से, 25% नहीं, 25 रुपए से हमने, तो वो होगी पूंजीगत इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत निवेश। यानी कि 25% हरियाणा ने पूंजीगत निवेश किया है और 75% वो खर्चे, फॉर एग्जाम्पल घर में जैसे कि हम कपड़े लिया है, खाने पीने पे खर्च कर दिया, जिनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और पूंजीगत निवेश में आज हमने कोई जमीन 20 लाख की लिए तो आगे आने वाले समय में उसकी कीमत बड़ी मिलेगी, तो वो होता है पूंजीगत निवेश। और राजस्व, जो इसे हम खर्चा कह देते हैं, रेवेन्यू जिसे हम कह देते हैं, वो क्या होता है भाई? कि वो खर्चा जिससे हमें कुछ वापस नहीं मिलने वाला। तो सरकार ने टोटल इस तरीके से बांटा है। और हरियाणा सरकार ने पूंजीगत निवेश जो है वो 25%, यानी कि जो ये बजट है इसका 25% निकाले तो याद रखना है आपने 38,718 का आंकड़ा, बस 38,718, यानी कि ये कैसा निवेश आ गया? पूंजीगत। फिर टोटल में से हम ये 38,718 घटा दे तो हमारे पास बचता है 116,927। ऐसे करके आंकड़े जल्दी याद हो जाते हैं। 116,927 करोड़, यानी कि ये वो आंकड़ा जिसपे हम क्या करेंगे भाई? जो हमारा राजस्व खर्चा, यानी कि टोटल मैनेजमेंट इस तरीके से किया गया है। इस बार के बजट का मेन उद्देश्य क्या है? कि पूंजीगत निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।
क्लियर भाई? क्या उद्देश्य है हरियाणा बजट का 2021 का? कि पूंजीगत निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। तो मुख्य ये पॉइंट आपके पहली स्लाइड के। अब चलते हैं दूसरे आंकड़ों पर। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं करी हैं जो आपको एक बार पढ़ने से ही लर्न हो जाएगी। पहली घोषणा क्या? 9वीं से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा। जैसे कि आपको पता है 8वीं तक पहले से ही मुफ्त थी, अब 9वीं से 12वीं तक की कर दी है। एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट, पंचकुला व हिसार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। करनाल और गुरुग्राम ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में आते हैं, अब पंचकुला और हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है और एज अ विकासशील शहरों के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं आपको, कुरुक्षेत्र को दिव्य कुरुक्षेत्र नामक योजना से जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र को हम बोलते हैं धार्मिक स्थलों का गेटवे, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी, तीर्थों का राज। तो दिव्य कुरुक्षेत्र योजना के अंतर्गत उसे विकसित किया जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा फ्री। फिर भाई स्मार्ट सिटी, अब पंचकुला और हिसार, करनाल, गुरुग्राम ऑलरेडी हैं। तीसरा, 2 लाख परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान की योजना। आर्थिक उत्थान यानी कि उन्हें फाइनेंशियली जो है डेवलप किया जाएगा, उठाया जाएगा, यानी कि 1,80,000 तक की सैलरी, सालाना तक की सैलरी, यानी कि पूरे परिवार की जो आय है वो सभी की करने का उद्देश्य है हरियाणा सरकार का। यानी गरीबों को क्या किया जाएगा भाई? डेवलप किया जाएगा। किस माध्यम से? एक योजना है, काफी सारी योजनाएं चलाई गई है। एक योजना का जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने अपने बजट में, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जो कि 21 अगस्त 2019 को चलाई गई थी, जिसमें क्या था कि भाई जिनकी आय 1,80,000 तक है उनको सरकार सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, याद रखे, तारीख याद रखे, 21 अगस्त 2019 को चलाई थी। तो जिक्र किया गया फिर से उस योजना का कि उसके माध्यम से भाई हम 2 लाख परिवारों को चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे? पीपीपी के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पता लगाएंगे भाई किस किस की कम है, और फिर उनको 1,80,000 तक लाने का जो है वो उनका हरियाणा सरकार का उद्देश्य रहेगा। यानी कि पहले दी मुफ्त शिक्षा, फिर पंचकुला हिसार को स्मार्ट सिटी, फिर गरीब परिवारों को उठाया जाएगा। फिर चौथा पॉइंट, हर हरियाणा के सिविल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं 200 बेड कम से कम होंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था भाई, स्कूल वगैरह को भी जो है हमें एज अ हॉस्पिटल यूज करना पड़ेगा, तो उसमें बेड लगाने पड़ गए थे। तो इस बार ये पहले ही फैसिलिटी भी, इस तरह की महामारी आ जाए तो हर सिविल अस्पताल में कितने बेड होंगे भाई? 200, और लगभग 1,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। 1,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स भी। और 5वीं बड़ी बात, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला, यानी कि ये समझ लो अगर ये हरियाणा है तो भाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरह से जाने वाला नेशनल नहीं एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल नहीं एक्सप्रेस हाईवे, जो कि जीटी बेल्ट को राजस्थान से जोड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ राजस्थान लगता है, यहाँ जीटी बेल्ट है, तो जीटी बेल्ट को राजस्थान से जोड़ेगा। इस तरह का एक्सप्रेस जो वे है नया, उसको बनाने की योजना रखी गई है इस बार के बजट में। तो ये 5 बड़ी घोषणाएं कही गई है। उसके बाद मैंने लिए मेन पॉइंट्स कि ये हमारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो अब उन मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई बजट कितने का था? 155,645.45, 155,645, 13% ज्यादा। 12 मार्च को मुख्यमंत्री ने पेश किया है। पहला बजट किसने पेश किया? ओम प्रभात जैन स्वर्गीय, ठीक भाई। और एक पूंजीगत निवेश का आंकड़ा याद रख लो आप, 38,718, या फिर आप 25% निकाल लो भाई, 38,718, 75% राजस्व में, ठीक भाई। और यही चीजें हमने भी याद करी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मेन पॉइंट्स पे चलते हैं भाई। पुष्प मंडी कहाँ? गुरुग्राम में। सेब मंडी पंचकुला। मसाला मंडी सिरसा सोनीपत, याद रखें सिरसा नहीं है, सिरसा सोनीपत। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी, जिसका जिक्र बहुत बार पहले भी हो चुका है, काफी टाइम पहले की ये मंडी बनाने की घोषणाएं चल रही हैं, इसका जिक्र बजट में फिर से हुआ है भाई। तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर। ये 4 मंडियां तो अच्छे से याद रखें, पेपर में पूछी जा सकती है। पुष्प मंडी गुरुग्राम में, पुष्प मंडी गुरुग्राम, सेब मंडी पंचकुला, मसाला मंडी सिरसा सोनीपत, और अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी जो है सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय इसको बोला गया है। तो ये तो मुझे लगता है कि सभी को पता ही होगी। तो ये कहाँ जाएगी भाई? गन्नौर सोनीपत। 4 मंडी याद होगी भाई। फिर 4 पॉइंट और क्या है?
एससी परिवारों को कानूनी मदद के लिए, मान लो एससी परिवार यानी कि जो भी इनमें कोई समस्या हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वकील करना पड़ जाए, तो पहले सरकार दिया करती थी 11,000 रुपए, अब कर दी भाई 22,000 रुपए। ठीक भाई। फिर मुख्यमंत्री वार्षिक योजना, आप सभी को पता होगा वर्तमान में मुख्यमंत्री वार्षिक योजना कितने रुपए दिए जाते हैं भाई, 51,000 रुपए दिए जाते हैं। तो होता क्या था, डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में ऐसा होता, शादी हो जाने के बाद तक पैसे कई बार मिलते थे। तो हरियाणा सरकार ने क्या कही है, शादी से पहले ही पैसे मिल जाने चाहिए 51,000 रुपए, या सेम डे शादी वाले दिन, बाद का कोई चक्कर नहीं है। ठीक भाई, यानी कि लड़की की विवाह होगा जिस दिन, या तो उस दिन उसको दो या उससे पहले उसको देने हैं लड़की को। ठीक भाई। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन 2500, बुढ़ापा पेंशन यानी कि उसमें मतलब बुढ़ों की अपने हरियाणा में मौज कर रखी है, और देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है वो हरियाणा की आती है बुढ़ापा पेंशन, 2500 रुपए कर दी भाई। बहुत ही अच्छी बात है, इसमें सारे बूढ़े राज्य बुजुर्ग जितने भी अपने हैं। हालांकि भाई देखो कहा था जेजेपी में कि अगर दुष्यंत चौटाला सीएम बनते हैं तो 5100 रुपए की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और 2500 ही है, अभी बढ़ाई गई है भाई। 2250 थी पहले, तो 250 रुपये और बढ़ा दी है, 2500 कर दी। ठीक भाई। 15% महिलाओं की भागीदारी हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में अभी 10% है, क्योंकि क्या कहा गया बजट में, हम 15% करेंगे महिलाओं की भागीदारी हरियाणा पुलिस में। साथ ही एक बात और बताऊं, हरियाणा के गुरुग्राम में महिला बटालियन भी स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम में महिला बटालियन, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए भाई। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर से रिमाइंड करवा दो, हरियाणा का बजट कितना था, 155,645, 155,645.45, 13% ज्यादा। 12 मार्च को सीएम ने टैब से पेपरलेस, ठीक भाई, पूंजीगत निवेश कितना 25%, राजस्व में कितना 75%, और पूंजीगत का याद कर लो 38,718, बाकी बचा वो किस में आ जाएगा भाई, राजस्व में। ठीक भाई। मेन उद्देश्य क्या, हरियाणा सरकार के बजट का मेन उद्देश्य ये कि पूंजीगत निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स पे चलते हैं हम, फिर लास्ट में करते हैं हरियाणा का नींबू निचोड़। ये समझ लो क्या भाई बजट में मेन उद्देश्य और कुछ चीजें, ये समझ लो आपका बहुत ही कम समय में मेन पॉइंट्स लिए हरियाणा के बजट के, जो आने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं, किसानों के लिए क्या किया गया है। एक खेती का बजट जरूर याद रखें, इसका आंकड़ा, खेती बजट 6110 करोड़, टोटल बजट 155,645.45, 155,645.45, खेती बजट 6110। सबसे बड़ा बजट शिक्षा के लिए लगा गया है 18,410 करोड़ का, 18,410 करोड़ का। ठीक भाई, सबसे बड़ा बजट रखा गया है शिक्षा के लिए, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो राज्य देश अगर शिक्षित है तो वो हमेशा ऊंचाइयों के पद पर अग्रसर रहेगा। तो सबसे बड़ा बजट शिक्षा का रखा गया है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए किया गया है। ठीक भाई, अब सुनो, किसान मित्र योजना, ये योजना बजट पक्ष में इसकी घोषणा की गई है, यानी कि किसानों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाएगा और 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। ठीक भाई, किसान मित्र योजना, हर घर हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत मतलब खेत मतलब ये बात भाई, हरियाणा में जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, तो विभिन्न चिकित्सालयों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में मृदा जांच लैब खोली जाएगी। लगभग 125 की घोषणा फिलहाल की गई है। कितनी, 125 मृदा जांच लैब खोली जाएगी। और साथ ही इस योजना के तहत लगभग 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार, यानी कि जो अम्लीय या क्षारीयता से ग्रस्त है उस भूमि में लगभग 1 लाख एकड़ भूमि का कहा गया भी सुधार किया जाएगा। अम्लीय या क्षारीयता से ग्रस्त जो भूमि है उसका। ठीक भाई, तो हर खेत स्वस्थ खेत, ये बहुत ही आने वाले यानी कि आगामी सोच कर की गई है, भविष्य को सोच की गई है। तो दोनों काफी अच्छी कहेंगे भाई हम इन दोनों को। ठीक भाई, बाकी वर्तमान में आपको पता है भाई किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि विधेयकों का विरोध चल रहा है, इसका क्या रिजल्ट आएगा क्या है ये तो भाई आगे देखना है। ठीक भाई, तो खेती बजट 6110 करोड़ और शिक्षा बजट 18,410 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा रखना है। फिर अगली बात भाई, इसके बाद गुरुग्राम व पिंजौर में फिल्म सिटी की घोषणा, यानी कि एक तरीके से उन्हें विकसित किया जाना है गुरुग्राम व पिंजौर में फिल्म सिटी।
गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी। देखो जो हमने 5 घोषणाएं की थी उसमें मैंने सबसे पहले कहा था कि 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, क्योंकि 8वीं तक तो मिल ही रही है। साथ में मैं आपको बताऊं सुपर 100 केंद्र भी खोले जाएंगे, यानी कि जो 100 बच्चे जाएंगे सबसे अच्छे मार्क्स आ रखे होंगे उनके लिए सुपर 100 का मतलब क्या है? सुपर 100 का मतलब ये है कि भाई बच्चों को जो गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग फ्री दी जाएगी सुपर 100 में। और सुपर 100 में 2 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें सुपर 100 के केंद्र खोले जाएंगे, हिसार में, करनाल में। हिसार में और करनाल में, ठीक भाई, हिसार और करनाल। गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी की घोषणा। 50,000 रोजगार देने का वायदा। देखो जैसा कि आपको पता है अपने हरियाणा में 2 मार्च 2021 को ये कानून बन चुका है कि 75% आरक्षण मिलेगा जॉब में जो हरियाणा के हैं उनको। अगर 100 नौकरियां निकलती है तो उसमें 75 नौकरी जो हरियाणा के लोग लगेंगे, बाकी अदर स्टेट के लगेंगे। ये नियम जो है वो लागू हो चुका है 2 मार्च को। राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है भाई 2 मार्च को। और श्रम एवं रोजगार जो मंत्रालय है उसने अधिसूचना भी जारी कर दी और कहा गया भाई अभी ये 10 साल तक के लिए कानून है, अभी ये 10 साल तक के लिए है। 2 मार्च को घोषणा कर दी है, यानी कि कानून बन चुका है 75% आरक्षण वाला, ठीक भाई। अब इसके ऊपर जो विरोध आएंगे वो अलग बात है। घोषणा कानून बन चुका है, संशोधन हो सकते हैं। आप सभी को पता है कानून रद्द नहीं किए जा सकते, संशोधन हो सकते हैं। तो 50,000 रोजगार देने का भाई वादा किया गया है। अब वादा किया गया है, आगे देखते हैं भाई क्या होता है। 5,080 गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। जैसा कि हमें पता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 6,841 गांव हैं। तो कहा गया है 5,080 गांव में 24 घंटे जो है वो बिजली दी जा रही है। बच्चे मेरे से बड़ा बोलते हैं मैडम जी हमारे गांव में तो नहीं आ रही। तो जो 6,841 का आंकड़ा है उसमें से जब हम 5,080 का आंकड़ा घटा देते हैं तो जो गाँव बचते हैं वो तुम्हारा गाँव है, ठीक भाई। और गाँव भी फिलहाल कम हो रहे हैं, 2011 का आंकड़ा है, ठीक भाई। कभी करीबन कह रहे हैं 6800 गांव हैं लगभग, ये बताते हैं, ठीक भाई। इसके बाद हरियाणा की जो है प्रति व्यक्ति आय, हालांकि देखो कोरोना की महामारी की वजह से घटी है, लेकिन देश से, भारत से अभी भी ये ज्यादा है। वर्तमान में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,39,535, 2,39,535, 2,39,535 ये है प्रति व्यक्ति आय। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर 100 करोड़ SYL के लिए। 100 करोड़, आपको पता है SYL सतलुज यमुना लिंक, तो पिछले साल भी 100 करोड़ का बजट रखा गया था पर खर्च नहीं हुए। तो अभी भी पता नहीं कि ये खर्च कब हो गए, लेकिन इसके लिए बजट रखा जाता है SYL के लिए 100 करोड़ का, सतलुज यमुना लिंक का। तो ये रहे भाई हमारे मेन पॉइंट्स। इसके बाद लास्ट और बजट का निम्न निचोड़ कदम कि भाई हमने क्या सीखा। ये आंकड़े, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पढ़ने नहीं है, याद रखने। तो अब हम लास्ट में निम्न निचोड़ गए थे कि भाई जैसे कि हर बार विपक्ष हमेशा ही बोलता है, ये जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा ने तो ये कहा भाई खुदा पहाड़ निकले चाहिए। देखो जो भी विपक्ष में होगा ना वो हमेशा उसकी कमियां जरूर ढूंढेगा, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो क्या बताते हैं, उन्होंने क्या बताया है, ठीक भाई। जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्या बताया इस बजट के बारे में, आखिरी बात वो। उसके बाद बजट भाई हमारा कंप्लीट। तो बजट का निचोड़ क्या निकलता है, निम्बू निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हालांकि बजट 29,000 करोड़ के घाटे का है, ठीक भाई, घाटा है, लेकिन GST से जो आमदनी हुई है वो 11% बढ़ी है। अब आमदनी बढ़ेगी तो विकास तो होगा, ये बात कही श्री मनोहर खट्टर ने, ठीक भाई। केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा 5% रखने की छूट दी है कि भाई किसी घाटे में कोरोना काल में बड़ी समस्या हो गई थी, तो राजस्व घाटा 5% रखने की छूट दी है। परंतु हरियाणा का तो इससे कम ही है, 2.9% तक है। और कहा गया अनुमानित ये 3.3 हो सकता है, इतना नहीं जाएगा, इनकी इससे ऊपर नहीं टपेगा, ठीक भाई। केंद्र सरकार ने कितनी प्रतिशत की दे रखी है भाई छूट? राजस्व घाटे में 5% की छूट दे रखी है। और हरियाणा सरकार की कितनी है भाई? 2.9, और 3.3 अधिकतम हो सकती है, यानी कि 5 क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। घाटा तो चलेगा भाई, ठीक। हालांकि हरियाणा सरकार ने बोला हम घाटे को 0 कर देंगे, परंतु आने वाले समय में देखा जाएगा। फिर अगली बात, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय और GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गिरावट हुई है भाई। प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट हुई है, GSDP में गिरावट हुई,
परंतु देश से अब भी बेहतर है, देश से दोनों ही अभी बेहतर है। अगर मैं जीएसडीपी की बात करूं तो भारत में तो ये 8% संकुचित हुई है, कम हुई है, जबकि हरियाणा में ये 5.7% संकुचित हुई है। ये कुछ थोड़े बहुत आंकड़े हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 2-3 बार याद कर लोगे, 2-3 बार बोल लोगे ना तो याद हो जाएंगे। यानी कि बजट में 29,000 करोड़ घाटे के बावजूद जीएसटी से हमारी आमदनी कितनी बढ़ी है? 11%। केंद्र सरकार ने राजस्व घाटे में 5% की छूट दे रखी है। हरियाणा भी 2.9 तक सीमित है। जीएसडीपी पूरे देश में संकुचित हुआ है, 8% कम हुआ है, जबकि 5.7% वो संकुचित हुआ है हरियाणा में। 2 पॉइंट और उसके बाद बात हो जाती है हमारी कंप्लीट। ठीक भाई, तो भाई हरियाणा सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया है और 2 योजनाएं शुरू की है। क्या? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट योजना। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट योजना का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, क्या फायदा हो उससे, कि इसके तहत जो निगमों की संपत्तियां हैं, जैसे कि बस अड्डे वगैरह हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, इनको सरकार किराए पर देके, यानी कि इनका निजीकरण करके, यानी कि इनको किराए पर देके लगभग 500 करोड़ से अधिक सालाना आमदनी का लक्ष्य रखती है। यानी कि अब बस अड्डे वगैरह जो हो गए या गेस्ट हाउस वगैरह जो हो गए, इनको हरियाणा सरकार क्या करेगी, भी किराए पर देगी, ताकि इनका इस्तेमाल भी होता जाए और जो है इनकम भी इससे होती जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के बजट में इस बार जो है किस पर ज्यादा जोर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंडस्ट्रियल फैक्ट्स पर ज्यादा जोर दिया गया है और 2% कृषि क्षेत्र घटा ही है। ठीक भाई, 2% कृषि क्षेत्र घटा ही है। तो हरियाणा सरकार का उद्देश्य इस बार आगे, यानी कि हम कह सकते हैं भविष्य के लिए काफी उन्होंने उड़ान रखी है, सोच रखी है। ठीक भाई, और अगर फिर भी हमसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट पूछा जाएगा तो हम यही कहेंगे कि पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जो कि बेस्ट सोचा गया है। तो भाई विपक्ष कुछ भी कहे, वैज्ञानिक जो है, विशेषज्ञ जो हैं, उन्होंने कहा है कि भाई कोरोना टाइम पर इस तरह का बजट पेश करना जो कि 13% अधिक है, ये एक सराहनीय कार्य किया गया है। तो यहाँ पर हमारे बजट से संबंधित 5 घोषणाएं हमने जो मुख्य रूप से करी है, मेन पॉइंट्स करे हैं, और ये आखिरी का निचोड़ जिसे हम कह सकते हैं, ये रहेगा वो बजट का। इन चीज़ों को आप लर्न करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लर्न करनी, इनको पढ़ने में ना निकाले, ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो भाई आगे जैसे जैसे समय मिलता रहेगा मैं वीडियोस आपको देती रहूँगी, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद भाई।